दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप हजारों साल पहले की एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां घने जंगल, ऊंचे पर्वत और रहस्यमयी गुफाएं प्राचीन सभ्यताओं की कहानी बयां करती हैं। हवा में फुसफुसाहटें हैं जो उन प्राणियों की गाथाएं सुनाती हैं जो ना तो पूरी तरह मानव थे और न ही पूरी तरह देवता। जानते हैं कौन थे ये प्राणी? ये थे यक्ष और नाग, जिनकी कहानियां प्राचीन भारत के ग्रंथों, तांबे की प्लेटों और ताड़ के पत्तों पर उकेरी गई हैं। ये न केवल मिथ है बल्कि उन सभ्यताओं के ऐतिहासिक धरोहर है जो कभी धरती की भूमि पर फली फूली हैं, लेकिन समय के साथ विलुप्त हो गई। मगर दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि कल्पना कीजिए, और अंत तक आते आते मैंने ऐतिहासिक धरोहर का जिक्र किया। ऐतिहासिक धरोहरों को भला काल्पनिक कह सकते हैं क्या? तो जवाब है जी। हमारी सनातन की सभ्यता और इसके विशाल स्वरूप को समय समय पर विदेशी संस्कृतियों द्वारा काल्पनिक साबित करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन सनातन का सूरज हर बार बादलों को छाट कर चमकता हुआ बाहर निकला है। दोस्तों, गुजरात के कच्छ में साल 2005 में वासुकी इंडिकस प्रजाति के एक सांप का जीवाश्म मिला था। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि इस विलुप्त हो चुके प्रजाति वाले सांप की लंबाई 50 फीट तक और वजन 1000 किलो से भी ज्यादा रहा होगा। हैरानी वाली बात यह है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसे विशाल सांपों का जिक्र वासुकी जैसे अन्य नागों के रूप में सदियों पहले से किया जाता रहा है। आज के दौर में सबसे बड़ा जीवित सांप एशिया का 10 मीटर यानी 33 फीट लंबा जालीदार अजगर है, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व ही हमारे ग्रंथों में विलुप्त हो चुके विशाल नाग प्रजाति का जिक्र किया जा चुका था। इससे साबित होता है कि हमारा सनातन धर्म और इसकी कथाएं कोई मिथ नहीं है, बल्कि ये वो सच्चाई है जो आज नहीं तो कल धीरे धीरे दुनिया के सामने आ ही जाएगी। इसलिए हमारा आज का वीडियो सनातन में बनाई गई ऐसी सभ्यताओं के बारे में होगा जो कभी वास्तविक हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी सभ्यता गुम हो चुकी है। ऐसी ही एक सभ्यता है यक्षों की, जिनका जिक्र हमारे पौराणिक कथाओं में काफी बार मिलता है। दोस्तों, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, महाभारत और रामायण में यक्षों को प्रकृति के संरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। ये प्राणी विशालकाय थे जिनके पास अलौकिक बुद्धि और शक्ति थी। कहा जाता है कि यक्ष हिमालय के घने जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों में रहते थे। उनकी सभ्यता को शानदार आर्किटेक्चर और टेक्निकल नॉलेज के लिए जाना जाता है। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में हिमालय और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में पाए गए प्राचीन ढांचे यक्षों की शानदार आर्किटेक्चर की गवाही देती हैं। हिमालय में कुछ प्राचीन गुफा और मंदिर जैसे अलोरा और अजंता में पत्थर की नक्काशी यक्षों की आर्किटेक्चर ब्रिलियंस को दर्शाती है। इनमें कॉम्प्लेक्स वेंटिलेशन सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स और एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के लिए कैलाश मंदिर का एक ही पहाड़ जैसे बड़े चट्टान को नीचे की तरफ काटते हुए तराशी गई ऐसी संरचना है जो आधुनिक इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। ये आज के दौर में तमाम एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ भी बनाना असंभव है। दोस्तों, कई जगहों पर यक्षों को यक्षलोक के निवासी के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक ऐसा डायमेंशन था जो मानव दुनिया से बहुत अलग तो था, लेकिन उससे जुड़ा हुआ भी था। महाभारत में यक्षों के राजा कुबेर को धन और समृद्धि का देवता बताया गया है, जो हिमालय में अलकापुरी नामक एक भव्य नगर में रहते थे। इसके अलावा यक्षों के कुछ चित्रों में उन्हें तारों और ग्रहों की गति का अध्ययन करते हुए भी दिखाया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यक्षों ने प्राचीन भारत में एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को विकसित करने में योगदान दिया, जिसका प्रभाव बाद के ग्रंथों जैसे सूर्य सिद्धांत में देखा जा सकता है। हम जितनी भी सिविलाइज्ड होने का दावा कर लें, लेकिन हमारे ग्रंथों में कई जगह ऐसी बातों का जिक्र हुआ है जो बताता है कि यक्ष एक ऐसी सभ्यता थी जो काफी ज्यादा बुद्धिमान थी, क्योंकि यक्षों को एक संगठित समाज के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें एक राजा, सेना और सामाजिक व्यवस्था थी। महाभारत में यक्षों और मानवों के बीच संवाद के कई उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे युधिष्ठिर और यक्ष के बीच का प्रसिद्ध प्रश्नोत्तर दृश्य। इससे पता चलता है कि यक्ष न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि इंटेलिजेंस में भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनकी इंटेलिजेंस और मैरिलिटी मानव समाज के लिए प्रेरणा का सोर्स थी। अब आते हैं दोस्तों एक और सभ्यता पर जो अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उसके अक्स आज भी देखने को मिलते हैं। ये सभ्यता है नागों की। दोस्तों, नागों की कहानी यक्षों से भी अधिक रहस्यमयी है। प्राचीन ग्रंथों में उन्हें सर्पिन यानी सांप और मानव दोनों रूप धारण करने में सक्षम प्राणी बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में नागों को पृथ्वी के नीचे और समुद्र तल में बने उनके भव्य शहरों के निवासी के रूप में बताया गया है।
दरअसल नागों के शहरों को पाताल लोक या नागलोक के रूप में जाना जाता था। इन शहरों को इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में वर्णित किया गया है, जहां आर्टिफिशियल लाइट सोर्स का उपयोग होता था जो बिना आग के जलते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये विवरण प्राचीन तकनीकों जैसे बायोल्यूमिनेसेंट प्रकाश या क्रिस्टल आधारित एनर्जी सोर्सेज की ओर इशारा करती हैं। इसके अलावा नागों को मेडिकल और मैथ्स की काफी नॉलेज थी। आयुर्वेद के कुछ प्राचीन ग्रंथ जैसे चरक संहिता में सर्पिन प्राणियों द्वारा दिखाए गए औषधीय ज्ञान का उल्लेख भी है। नागों को एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में भी निपुण माना जाता था और उनके द्वारा बनाए गए एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट ही प्राचीन भारत की मैथमेटिकल एडवांसमेंट का आधार बने। दोस्तों, हाल ही के आर्कियोलॉजिकल सर्वे में विशेष रूप से नागालैंड और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में सर्प प्रतिमाएं और सर्प पूजा से संबंधित अवशेष मिले हैं। ये साक्ष्य नाग सभ्यता के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। इसके अलावा नागाओं का प्रभाव आज भी भारतीय संस्कृति में रचा बसा है। नाग पंचमी जैसे त्योहार आज भी नागों की पूजा के प्रतीक हैं। महाभारत में अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की कहानी, साथ ही नागवंशी राजवंशों का उल्लेख ये दर्शाता है कि नाग सभ्यता और मानव समाज के बीच घनिष्ठ संबंध थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नागवंशी वंश जैसे झारखंड और ओडिशा के कुछ राजवंश इन प्राचीन प्राणियों के वंशज हो सकती हैं। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे स्वर्ण युग का वर्णन भी है जब यक्ष, नाग और मानव एक साथ रहते थे और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। इस को एग्जिस्टेंस ने प्राचीन भारत की सभ्यता को कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। जैसे यक्षों ने ही मानवों को धातुओं को गलाने और उनके उपयोग की तकनीक सिखाई। ये पॉसिबली ताम्र पाषाण युग यानी कैलकोलिथिक एज की शुरुआत का आधार बना। इसके अलावा यक्षों और नागों की एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ने सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नगरों के विकास में योगदान भी किया। लोथल और धोलावीरा में पाए गए जल निकासी सिस्टम इसकी गवाही देते हैं। इसके साथ ही नागों ने चिकित्सा और खगोल विज्ञान में भी अपने ज्ञान का योगदान दिया, जो बाद में आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र के रूप में विकसित हुआ। यहाँ एक सवाल उठता है कि जब नाग सभ्यता मानव सभ्यता के साथ कोएग्जिस्ट कर ही रही थी, फिर आज ये कहाँ गायब हो गए हैं? तो पौराणिक ग्रंथों और आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 12,000 साल पहले एक बड़े पैमाने पर प्राकृतिक उथल पुथल ने पृथ्वी को हिला दिया था। महाभारत और पुराणों में इस टाइम फ्रेम को प्रलय के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें बाढ़, भूकंप और जलवायु परिवर्तन ने सभ्यताओं को तबाह कर दिया। इसलिए ये संभव है कि यक्ष और नाग सभ्यताएं भी इन आपदाओं का शिकार हुए। आज भले ही नाग सभ्यता या यक्ष हमें अपने आसपास देखने को नहीं मिलते, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों जैसे राखी गढ़ी और कालीबंगन में पाई गई सर्प प्रतिमाएं और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर यक्ष और नाग सभ्यताओं से संबंधित हो सकती है। कंबोडिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों में मौजूद अंगकोर वाट जैसे मंदिरों में सर्प आकृतियों और यक्ष जैसे प्राणियों की मूर्तियां मिलती हैं, जो प्राचीन भारत में सांस्कृतिक आदान प्रदान का संकेत देती हैं। इसके अलावा महाभारत के आदि पर्व का एक श्लोक है, यक्षम नागम च विश्वेन सन्नादति यथा पुरा ज्ञानम तेजः समृद्धशचा सर्वम तेषम समागतम। अर्थात यक्ष और नाग विश्व के साथ पुरातन काल से गूंजते हैं। ज्ञान, तेज और समृद्धि सभी उनमें समाहित हैं। यह श्लोक यक्षों और नागों की इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को दर्शाता है। तो दोस्तों, यक्ष और नाग की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि पृथ्वी का इतिहास उतना सरल नहीं है जितना हम मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से हमें एक ऐसी दुनिया की झलक मिलती है जो तकनीकी और आध्यात्मिक रूप से हमसे कहीं आगे थी। तो ये थी आज की वीडियो। आप यक्ष और नागों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।